हेलो। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम आज बात करेंगे एंथैल्पी और हीट कंटेंट की। तो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब है अव्यवस्थित चीज़। कोई सब्सटेंस है वो जितना ज़्यादा अव्यवस्थित होएगा उसकी एंथैल्पी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है, ये आप सभी को पता है। हम एक इक्वेशन लेकर चल रहे हैं H इज इक्वल टू में E प्लस पी वी। ई लिखो या यू लिखो एक ही बात है। तो डेल H इज इक्वल टू में हमने क्या किया, चेंज करना है, नहीं चेंज करेंगे ना, चेंज निकालना, तो उसके लिए हमने डेल लगाया। डेल H इज इक्वल टू में डेल E। अब पी वी है प्रेशर और वॉल्यूम। एक बार हम प्रेशर को चेंज में लिखेंगे, दूसरी हम वॉल्यूम को चेंज में लिखेंगे। तो पहली बार हमने वॉल्यूम को चेंज में लिखा पी डेल वी, और बाद में हमने प्रेशर को प्रेशर में चेंज किया, तो इसे हम लिखेंगे वी डेल पी। अब हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, जैसे कि डेल एच इज इक्वल टू में डेल ई प्लस पी डेल वी। हमें एक इक्वेशन पता है कि डेल ई इज इक्वल टू में क्यू माइनस डब्ल्यू, जिसमें हम डब्ल्यू तो मान है पी डेल वी और क्यू हमारे पास क्या है, क्यू पी। हमने इस इक्वेशन में W एंड Q का मान रख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई, डेल E इज इक्वल टू में क्यू पी माइनस पी डेल वी। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल H इज इक्वल टू में क्यू पी। इसका मतलब है अर्थात स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उस तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होती है। यानी कि हम किसी भी सिस्टम को एक स्थिर दाब पर, मतलब उसका कांस्टेंट प्रेशर पर उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगी, उसकी एंथैल्पी के बराबर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम वॉल्यूम 0 मान सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसलिए हम वॉल्यूम को 0 मान रहे हैं। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड इज इक्वल टू में डेल H और डेल E। तो माना कोई भी सब्सटेंस है जो है Na, यानी कि N क्या है हमारे मोल्स में होगा कोई भी सब्सटेंस, और V उसका वॉल्यूम है। तो जो पहला सब्सटेंस है उसको हमने माना Na इज इक्वल टू में V है, एंड जो सेकेंड सब्सटेंस है हमारे पास वो है Nb जिसका वॉल्यूम है Vb। तो जैसे कि हम आदर्श गैस समीकरण जानते हैं पी वी इज इक्वल टू में NRT। तो इसमें हम पहले सब्सटेंस लेंगे जिसमें हम लिखेंगे पी वी ए इज इक्वल टू में NaRT। यह है पहले सब्सटेंस की हमारे पास इक्वेशन। सेकेंड है NV इज इक्वल टू में VB, इसे हम आदर्श गैस समीकरण रखेंगे तो पी वी बी इज इक्वल टू में NBRT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे VA एंड VB एंड VA। ओके, एंड दोनों इक्वेशंस को साथ में रखेंगे। एक साइड वॉल्यूम आ जाएगा और दूसरी साइड इसके मोल्स आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, आपको जैसे कि दिख पा रहे सामने इक्वेशन में कि यहाँ क्या है VB और यहाँ क्या है NB, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे कट कर देंगे। और यहाँ क्या है VA इज इक्वल टू में NA, तो VA से NA कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बचेगी कि P डेल V इज इक्वल टू में RT डेल N एंड डेल NRT। ओके, अब हमें पता है जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें पता है एज वी नो डेल H इज इक्वल टू में डेल E प्लस पी वी, ये हमें इक्वेशन से पता है। अब करना क्या, सिंपल सी चीज़ है कि पी वी है जिसका जिसका हमने मान कर निकाला है डेल NRT, तो पी वी की जगह पे क्या रखेंगे हम, डेल NRT। ये थी हमारी इक्वेशन और ये था हमारा आंसर। तो अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की। दोनों बहुत इजी टर्म्स हैं और बहुत इजी तरीके से हम इसे समझेंगे। जब कोई लिक्विड किसी वेपर में चेंज होता है या फिर वेपर कभी लिक्विड में चेंज होती है, तो उसके लिए
जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मेन बात याद रखना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में हमेशा लिक्विड एंड वेपर की बात होगी, जबकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में सॉलिड एंड लिक्विड की बात होगी। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में जब H2O लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है तब इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन प्लस 43.93 किलोजूल होता है। जब वाटर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तब इसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस 43.93 किलोजूल होता है। ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड ये दोनों आपस में चेंज होते हैं तो इनकी जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। H2O सॉलिड फॉर्म से जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होता है प्लस 6.02 किलोजूल। लेकिन जब वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है तब इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है माइनस 6.02 किलोजूल। ये था हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो अब हम बात करेंगे चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि स्थिर दाब पर परिवर्तन। इसमें हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें गैस भरी हुई है और नीचे से इसे हीट दी जा रही है। इस पर पिस्टन रखा है और पिस्टन के ऊपर वेट है, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख पा रहा है। ये देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ की है जिसमें साफ सा पता चल रहा है कि जो वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर डिनोट की है और एक्स एक्सिस पे हमने वी यानी कि वॉल्यूम बनाया है। ये फर्स्ट कंडीशन में यहाँ थी और सेकंड कंडीशन में यहाँ पर। तो P1 इज इक्वल्स टू में V2 है। ओके, और इसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है, हीट ऐड हो रही है। ये क्या हुआ, ये क्या है, हीट है, हीट इंक्रीज़ हो रही है। तो हम यहाँ आते हैं स्टार्टिंग में, जिससे हमें दिख पा रहा है कि PV इज इक्वल्स टू में nRT। ये है आदर्श गैस समीकरण। इसमें हमने फर्स्ट बनाया P1 V1 इज इक्वल टू में nRT1, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में यहाँ पर चेंज हो रहा है इसलिए, और हमने P इज इक्वल टू में nR है इसलिए हमने क्या किया, दोनों को कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचा V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू में V2 अपॉन में T2, यानी कि V अपॉन में T इज इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट। अब हम देखेंगे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल Q इज इक्वल टू में DU प्लस में अल्फ़ा, जिस तरह कि हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फ़ा Q इज इक्वल टू में DU प्लस अल्फ़ा W। तो DU की जगह पर हम U2 माइनस U1 पहले भी इक्वेशन में रख चुके हैं और W को हमें PdV मान चुकी हैं। तो यहाँ पर U और W की जगह पर हम उनके मान रख देंगे, जैसे कि हमने DU की जगह पे क्या रख दिया, U2 माइनस U1, और वहीं पर अल्फ़ा W की जगह पर PdV, जो हमने कि इससे पहले ही इक्वेशन में कर चुके हैं। अब क्या होगा देखिए, अब हम क्या करेंगे, हीट इंक्रीज़ करेंगे। अगर हीट इंक्रीज़ करेंगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़। और वहीं अगर हम हीट को कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और हीट को हमने यहाँ पर Q से डिनोट किया, तो माइनस Q का मतलब है कि हीट को कम किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर भी कम हो गया और वॉल्यूम भी कम हो गया। तो D एक हमारे पास इक्वेशन है कि F इज इक्वल्स टू में P मल्टीपल A, तो DW इज इक्वल्स टू में F मल्टीपल DX। हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने एक साइड वालों को एक साइड और दूसरी साइड को दूसरी साइड रखे देंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे।
जैसे कि हमारे पास इक्वेशन पहले से है, ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। आप सीधा यहाँ पे आइए कि हमने क्या किया, यहाँ पर पी डी वी था हमारे पास यहाँ, तो अपोन में V2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी हमारे साथ चला तो हमने इसको अपोन में कर दिया। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधा यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, W1 - 2 = में NP/dV, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, U2 - U1 प्लस में PV2 - P1 दोनों को हम साथ में रखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा H2 - H1। क्या करेंगे हम, एंथैल्पी फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी करेंगे, तो चेंज इन एंथैल्पी आएगा बस अल्फ़ा Q = DH। तो DH की जगह हम क्या करेंगे, mCp/dt। कैसे आया हमारे पास ये, यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले से गिवन नहीं है कुछ भी, लेकिन हमने इनको इक्वेशन में से निकाला है कि अल्फ़ा Q = DH। ये पहले हम कर चुके हैं इक्वेशन को, इससे हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास आया mCp/dt। तो mCp/dt में DH है, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि अल्फ़ा Q = DH है, तो DH को हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, Cp एंड DH अपोन में L T एंड P, इसे हम यहाँ ले गए और इसके अपोन में ये लगा दिया। Cp हमने निकाल लिया, यहाँ से mdt यहाँ ले गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे DH को हम यहाँ ले आएंगे, DP यहाँ जाएगा और आएगा DT, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर D आएगा, ये आपको थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे DT आएगा, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये है DT। तो इसमें हमने क्या किया, DH की वैल्यू निकाल ली है, CP/dt। तो हम बता देते हैं कि इसमें Cp क्या है और DH क्या है और DT क्या है। तो इसमें M है मास, M है हमारे पास मास, एंड इसमें Cp है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, एंड DT है चेंज इन टेम्परेचर। जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये वाली कि Q के बाद हमने mCp/dt क्या है, तो DT हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर, Cp है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, M है मास जिसका होना ज़रूरी है। इसके बाद हम सिंपल सा कुछ भी नहीं करेंगे, बस वैल्यू चेंज करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी DH = में। DH क्यों आया, क्योंकि हमने DH को अल्फ़ा Q के इक्वल रखा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने बस उल्ट पुल्ट करके इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा DH = में Cp/dt। अब हम क्या कर सकते हैं कि चेंज है जिसे हमने D से शो किया है, उस चेंज को हम क्या लिखेंगे, डेल, ये क्या है, डेल H Cp/t। तो डेल H = में Cp/t, ये आ गया हमारा आंसर। ये था आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम बात करेंगे चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि डेल E = में 0। अब हमारे पास इक्वेशन होती है कि H = में E + PV। अब हम क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज करेंगे, तो इसके लिए डेल लगा देंगे सभी के आगे, डेल H = में डेल E + डेल PV। अब हमारे पास आदर्श गैस समीकरण है PV = में nRT, जिसमें हमें स्पष्ट समझ आ रहा है कि PV किसके बराबर है, nRT की जगह। तो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें हम PV की जगह पे क्या रख देंगे, nRT। चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, उसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है, इसलिए हम डेल nRT लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि उसमें क्या है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो डेल E और डेल T क्या होगा, 0, जिससे कि डेल H क्या आएगा, 0। अब हमारे पास इक्वेशन आती है कि डेल E = में Q - W। तो जब क्या है, इंटरनल वैल्यू ही 0 है, तो क्या होगा, Q = में W, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी
हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है कि किसी भी तंत्र की, किसी भी सिस्टम की जब हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होता है तो उसके लिए जितनी हीट उसे दी जाती है उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि C इज इक्वल टू में अल्फ़ा क्यू अपॉन में डी टी। तो अब क्या होगा कि सी वी इज इक्वल्स टू में अल्फ़ा क्यू वी अपॉन में डी टी। हमें पता है कि सी वी इज इक्वल टू में अल्फ़ा क्यू वी अपॉन में डी टी, और हमें पहले से ये गिवन होता है, मतलब हमें पता है कि डेल ई इज इक्वल टू में क्यू माइनस डब्ल्यू, जबकि जिसमें डब्ल्यू की वैल्यू पी डेल वी होती है, तो हमने डब्ल्यू की जगह पे क्या रख दिया, पी डेल वी। अब क्या करेंगे, अब सी वी इज इक्वल्स टू में अल्फ़ा ई अपॉन में अल्फ़ा टी ब्रैकेट में वी, ये हमने सी वी से निकाला हुआ है, और यहाँ पर वी क्या है, 0 है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो अल्फ़ा ई है वो क्यू वी के बराबर होगा। क्यू वी किसके बराबर है, सी वी के, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू में सी वी। अब आपके पास आएगी सी पी की वैल्यू। सी पी इज इक्वल टू में अल्फ़ा एच अपॉन में अल्फ़ा टी पी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आई, सी पी की वैल्यू आई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सी पी इज इक्वल्स टू में अल्फ़ा क्यू पी अपॉन में डी टी, और हमें ये भी हमने अभी निकाला है कि क्यू पी अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू में डेल एच अपॉन डेल टी। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या है, सेम है ये वाली, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास क्या आएगा, सी पी इज इक्वल्स टू में डेल एच अपॉन में डेल टी पी। तो ये थी हमारी हीट कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन सी बी एंड सी वी। इफ़ गैस इज़ आइडियल, यानी कि अगर गैस आदर्श गैस है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल्स टू में एन आर टी। फॉर मोलर हीट कैपेसिटी एन इज इक्वल्स टू में 1। तो क्या होगा, एन का मान जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा पी वी इज इक्वल टू में आर टी। अब हमें पता है कि गैस अपने इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इस दोनों को अलग अलग शो करने के लिए क्या करेंगे, T1 से V1 में चेंज हो रहा है, T2 से V2 में चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसे T1 V1 एंड T2 V2 से डिनोट किया ताकि हम दोनों में डिफ्रेंसिएशन कर सकें। तो अब क्या होगा, अब PV1 इज इक्वल टू में RT1, हमने यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण लगाई है, PV इज इक्वल्स टू में NRT। तो PV1 इज इक्वल्स टू में RT1 और PV2 से क्या होगा, RT2। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, PV2 माइनस PV1, और RT2 में से RT1 माइनस करेंगे, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। अब क्या होगा, अब हम इसमें से P को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, P ब्रैकेट में V2 माइनस V1, और RT2 माइनस T1 में से हम किसे कॉमन ले लेंगे, R को, तो क्या आएगा RT2 माइनस T1 ब्रैकेट में। अब हमें पता है कि V2 माइनस V1 क्या होता है, डेल V, और T2 माइनस T1 क्या होता है, डेल T। तो हम इन दोनों की वैल्यू में पुट कर देंगे, इनकी जगह पे पुट करेंगे डेल V और डेल T। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी फोर्थ, P डेल V इज इक्वल टू में R डेल T। अब हम इनमें एंथैल्पी
का फॉर्मूला लगवाएंगे जिसमें क्या होता है H इक्वल टू में U प्लस PV, और चेंज को डिनोट करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, डेल H इक्वल टू में डेल U प्लस P डेल V फ्रॉम इक्वेशन 4th। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमने क्या किया था, अब हमने क्या किया था 4th इक्वेशन में हमने P डेल V को R डेल T का था, इसके इक्वल किया था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो P डेल V है उसकी जगह पर हम R डेल T लिख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 5th आई है कि डेल H इज इक्वल टू में डेल U प्लस R डेल T। अब क्या होगा, अब हम उसी इक्वेशन से निकाल लेंगे डेल H अपॉन में डेल T इज इक्वल्स टू में डेल U प्लस डेल T प्लस R। क्या किया हमने, डेल T से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, CB प्लस R इज इक्वल्स टू में CP। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से हमने R निकालना, तो हम क्या करेंगे CP माइनस CV, CV को उधर ले जाएंगे माइनस में, और फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगी वैल्यू डेल H अपॉन में डेल T इज इक्वल्स टू में CP एंड डेल U अपॉन में डेल T इज इक्वल्स टू में CV। ये हमने यहाँ से हमने R देख लिया कि क्या आता है, इसको कैंसिल मतलब साइड में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि CV इज इक्वल्स टू में CP, ये CV ये CP है और ये CV है, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, ये था रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। थैंक यू।